हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीतिक से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, बिहार में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की अटकलों के बीच बीजेपी और महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से बढ़ी तल्खी के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन तोड़कर सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और दोबारा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस बीच सूत्रों ने एनडीटीवी के बताया कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को बीजेपी के समर्थन से 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं डील के मुताबिक बीजेपी को बिहार में 2 डिप्टी सीएम पद मिलेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बंगाल को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है पार्टी को राज्य भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कुछ सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अधीर रंजन चौधरी ने सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, कांग्रेस कुछ जगहों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना चाहती थी, लेकिन स्कूल परीक्षाओं की वजह से परमिशन नहीं मिली। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। इससे पहले पीएम मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भारत ने अपनी सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने शुक्रवार को भारत की 75वीं गणतंत्र परेड में अपने देश की सैन्य टुकड़ियों और विमानों को आमंत्रित किए जाने के लिए मार्च करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। इसे फ्रांस के लिए महान सम्मान बताया। मैक्रो ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, फ्रांस के लिए एक बड़ा सम्मान, धन्यवाद भारत। उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, आपके गणतंत्र दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट देखकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी यहां पे एक बार फिर से भड़क गए और उन्होंने एक स्कॉलर का जिक्र करते हुए एएसआई की हिंदुत्व को गुलाम बताया। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मिले। कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को सभी पक्षकारों को 839 पन्नों की रिपोर्ट की कॉपी सौंपी गई। लंबे इंतजार के बाद बीते 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो गया था। अब मंदिर में दर्शन करने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही। इसे देखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आरती और दर्शन के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया। समय सूची के अनुसार रामलला के श्रृंगार आरती सुबह 4:30 बजे और मंगला आरती सुबह 6:30 बजे होगी। इसके बाद भक्तों का दर्शन 7 बजे से शुरू होगा। पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। इस साल 132 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कारों में 3 वर्ग पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होते हैं। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। उनके अलावा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री वैजयंत मल्लई और यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम और अभिनेता चिरंजीवी को भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा में फिर से किसान आंदोलन की आहट होने लगी। हरियाणा के हिसार, चरखी दादरी और करनाल में गणतंत्र दिवस पर किसान एकजुट हुए। ट्रैक्टर मार्च निकाला। चरखी दादरी में किसान संगठनों ने खापू की अगुवाई में ट्रैक्टर तिरंगा निकालते हुए किसान आंदोलन का आगाज कर दिया है। किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को दादरी के लघु सचिवालय में घुसाते हुए काफी बवाल काटा और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर देश को बड़ी सौगात दी। इसके दूसरे ही दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ये साबित कर दिया कि राम के आदेश के अनुसार यहाँ पे एक बार फिर से कर्पूरी ठाकुर को लगातार वे चलते रहे और आगे भी चलते रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबू के नाम पर सियासत करने वाली पार्टियों और नेताओं की तो भरमार रही, लेकिन इन्हें इसका एक और सम्मान नहीं मिला है। कर्पूरी बाबू को ना तो कांग्रेस सरकार में उचित सम्मान मिला और ना ही उनके पद चिन्ह पर चलने वाले वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उन्हें वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। बता दें, छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को केंद्र राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। एसीबी ने ईडी की एफआईआर पर भूपेश बघेल ने कहा कि 3 साल से ईडी और इनकम टैक्स की जांच कर रही है। एसबी के आप कहा है कि एफआईआर करे। जब ईडी और आईटी जांच कर रही थी तब ना यूडी मींज का नाम था और ना अमरजीत भगत का नाम था। आज अचानक एसबी ने केस दर्ज किया। महाराष्ट्र सरकार की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्य में शुरू हुए मराठा आरक्षण का अभी तक पूरी तरह से हलचल ठीक नहीं हो और सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की कुछ मांगों पर सहमति जता दी, मगर मनोज जरांगे की मांग है कि उन शर्तों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसे लेकर उन्होंने सरकार को केवल कल दोपहर 12 बजे तक समय दिया। अगर सरकार ने उस समय से पहले उनकी मांग को पूरा नहीं की तो आजाद मैदान जाकर अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। बता दें कि उन्होंने 11 बजे से ही भूख हड़ताल शुरू कर दिया।
बता दें, भारत की रणनीतिक साझेदार जिगरी दोस्त फ्रांस ने स्टूडेंट वीजा कैंप मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के फैसले पर पानी फेर दिया। कनाडा ने अभी एक दिन पहले ही स्टूडेंट वीजा कैंप लगाते हुए सभी विदेशी छात्रों की संख्या कम कर दी थी। कनाडा ने इसके लिए आवास और छात्रावास की कमी समेत अन्य सुविधाएं सीमित होने का हवाला दिया। कनाडा के इस निर्णय से भारत छात्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका थी। बता दें, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई ट्रैफिक कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को जमा कर सकती है। यह जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या यात्रा को रद्द कर दिया। ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इस रिपोर्ट को विधि वित्त और न्याय विभाग के पास भेजेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार छठी बार बजट पेश करने जा रही। इस बार का बजट पूर्ण बजट नहीं होगा क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के होने जा रहे हैं और इसलिए सरकार चुनाव से पहले खर्चे का पूरा करने के लिए अंतरिम बजट पेश करेगी। हर बार लोकसभा चुनाव से पहले पेश होता है। इसके साथ ही वो लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश करने वाली देश की दूसरी वित्त मंत्री होगी। यह उपलब्धि अब तक केवल पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है और आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए भारत की तारीफ करते हुए कहा, यह आज के माहौल में आसान काम नहीं। उन्होंने यह बात गुरुवार को रशियन स्टूडेंट डे पर गुरुवार को कैलिनग्राद क्षेत्र में यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत के दौरान कही। अमेरिका विमानन नियामक का विवादास्पद बोइंग 737 मैक्स विमान के विनिर्माण में विस्तार को प्रतिबंधित करने का निर्णय भारत की एयरलाइंस के लिए बुरी खबर हो सकता है। एयरलाइंस एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, आकाशा एयर पहले ही जेट के सैकड़ों वेरिएंट के लिए ऑर्डर दे चुके हैं। 3 सप्ताह पहले अलास्का एयरलाइंस की उड़ान के बाद बोइंग को अपनी गुणवत्ता को लेकर गहन जांच का सामना करना पड़ रहा। अलास्का एयरलाइंस के उस विमान का एक पैनल हवा में उड़ गया था। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर लीड रोल में है। फिल्म का पहला दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया, जिसमें पहले दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 24.60 करोड़ रुपए रहा। इस तरह फिल्म ने पहले ही दिन अच्छी कमाई की, लेकिन फाइटर के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर मजबूत रुझान मिल रहे। शुरुआती रुझान में देखने को मिल रहा है कि फिल्म की कमाई जबरदस्त उछाल आ सकता है। भारत ने केएल राहुल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के अर्धशतकों से शुक्रवार को या इंग्लैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप तक पहली पारी में 7 विकेट पर 421 रन बनाकर 175 रन की बढ़त हासिल की। दिन का खेल समाप्त होने तक जडेजा 81 और अक्षर पटेल 35 रन बनाकर खेल रहे। सुबह 1 विकेट पर 119 रन से खेलने उतरी भारतीय टीम ने तीनों सत्र में 2-2 विकेट गंवा दिए। बिहार में सरकार बदलने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर के साथ राजभवन में एंड होम रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के सभी विधायक राज्यपाल की इस टी पार्टी में नदारद रहे। जेडीयू और आरजेडी के बीच रिश्तों को लेकर बीते कुछ दिनों से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। अब खबर है कि नीतीश कुमार रविवार को नई सरकार बना सकते हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही। ठंड के साथ कोहरा भी कम नहीं हो रहा है। सुबह के समय तेज कोहरे के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 26 और 27 जनवरी को घना कोहरा रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोगों को राहत मिलने लगेगी। यानी 28 जनवरी से लोगों को कोहरे और ठिठुरन दोनों से ही राहत मिलने लगेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी काफी प्रभावित हो रही है। सरकार ने ऊर्जा बदलाव यानी हरित ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की रिटेल ऑयल कंपनियों में किए जाने वाले इक्विटी निवेश की राशि को आधा कर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल 1 फरवरी को वित्त वर्ष 23 से 24 का आम बजट पेश करते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन निवेश घोषणा की थी। यह निवेश इन तीनों कंपनी द्वारा ऊर्जा बदलाव योजनाओं में किए जाने वाले निवेश का समर्थन करने के लिए किया जाना है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सोना चांदी खरीदने की सोच रहे तो पहले 26 जनवरी का ताज़ा भाव चेक कर बाजार जाएं। जी हां, आपको बता दें कि शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में फिर उछाल आया। सोने की कीमत में 100 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। वहीं चांदी में 500 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 63,000 और चांदी का भाव 75,000 के पार पहुँच गया। देश के सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है और उन्हें कोविड-19 के संकट काल के दौरान जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ नहीं दिया गया था, वो अब मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय को इस बारे में एक प्रस्ताव मिला। इसके तहत सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स को कोविड-19 के संकट काल के दौरान सस्पेंड किया गया 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत दिए जाने की सिफारिश मांग की गई।
बता दें कि विधायक डॉक्टर जमील उर रहमान ने कहा है कि पंजाब सरकार द्वारा काटे गए 10,77,000 राशन कार्ड बहाल करना सराहनीय फैसला है। उन्होंने बताया कि जिला में 56,635 राशन कार्ड लाभपात्रों को खुराक सुरक्षा योजना का लाभ पहुंच रहा है। अब राशन कार्ड बहाल करने के ऐलान के बाद काटे गए करीब 5203 लाभार्थियों को मुफ्त राशन का लाभ मिलना जल्द शुरू हो जाएगा। पीएम किसान भारत सरकार की 100% फंडिंग वाली योजना है। पीएम किसान योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये 2-2 हज़ार रुपये करके दी जाती है और ये पैसा यानी 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को जारी की गई थी। अब पीएम किसान की अगली किस्त 2024 को जारी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये कर सकती है। अगर बजट में ऐसा होता है तो आप इस बढ़ते हुए पैसे को पाने का भी अगला किस्त चूक सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान के किसानों के लिए OTP आधारित ई-KYC पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित ई-KYC के लिए निकटतम CSC केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।